Hello, my dear students. Once again, welcome back in our online classes. सभी कक्षा 12 के साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट्स का फिजिकल एजुकेशन क्लास में स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज करेंगे, जिसके अंदर वन वर्ड आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और करेंगे उनको। साथ साथ में जो टॉपिक आएगा उन पे भी हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, ताकि उस चैप्टर का एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाए। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जो भी क्वेश्चन इसके अंदर आए उसका आंसर आपके दिमाग में, क्योंकि आपको अपने चैप्टर का पूरा वीडियो, पिछले जो हमने वीडियो बनाए थे इसके चैप्टर नंबर 5 के, उसको देखा होगा बड़े ध्यान से आपने। और जब हमने लाइव क्लास ली थी 2-3-4 क्लास इस चैप्टर के ऊपर, तो उस पर भी हमने सभी टॉपिक पे बात करी थी। तो आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में स्ट्राइक करेंगे और आप उसको जवाब दे पाओगे। तो आपने अपने वो दिमाग में वो आंसर रखना है और खुद आपने देखना है कि आपको कितने क्वेश्चंस के सही आंसर आते हैं। तो नोटबुक और पेन अपने पास रखें और साथ में जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर लिखते जाएं, तो साथ में टेस्ट भी हो जाएगा और खुद ही अपनी चेक करें कि आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। ठीक है बेटा, तो लेट्स स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है वो है वन वर्ड आंसर। गिव वन वर्ड, और गिव वन वर्ड के अंदर पहला क्वेश्चन है, नेम द ईटिंग डिसऑर्डर in which a female athlete eats excessive amount of food and then vomits it in order not to gain weight। वह कौन सा ईटिंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर फीमेल एथलीट एक्सेसिव अमाउंट में भोजन लेती हैं और खाती हैं, उसके बाद में वॉमिट करती हैं ताकि उनका वजन ना बढ़े। हमने दोनों डिसऑर्डर की बात की थी। ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर दो डिसऑर्डर थे, एक था बुलिमिया नर्वोसा और दूसरा था एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो अभी पहले आप जवाब दें, पहले का आंसर क्या है, वो कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें फीमेल एथलीट ज़्यादा अमाउंट में भोजन लेती हैं, खाती हैं, उसके बाद में वॉमिट करती हैं ताकि उनका वजन ना बढ़े। लिखें अपना आंसर अपनी कॉपी के अंदर। तो इसके अंदर हम बात कर रहे थे, जहाँ पे वॉमिट की बात आती है, वॉमिट जहाँ पे टॉपिक आता है कि वो इसलिए वॉमिट करती है ताकि उनका वजन ना बढ़े, तो वो है बुलिमिया डिसऑर्डर। क्या है वो? बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है ना। बुलिमिया नर्वोसा जो है वो एक डिसऑर्डर ऐसा है जिसके अंदर उनका वॉमिट करती हैं ज़्यादा खा करके। दूसरा है, उसी से रिलेटेड है ये भी, इन विच डिसऑर्डर द फीमेल एथलीट्स थिंक ओनली अबाउट फूड, डाइटिंग एंड बॉडी वेट ऑल द टाइम। वो कौन सा डिसऑर्डर है जिसके अंदर फीमेल एथलीट्स हर वक्त अपने भोजन के बारे में, डाइटिंग के बारे में और उनका वजन ना बढ़े उसके बारे में सोचती रहती हैं, वो स्लिम दिखने के बारे में सोचती रहती हैं। तो इसके अंदर आपको, जैसा कि हमने पहले में बात किया था, वो बुलिमिया डिसऑर्डर था। ठीक है। बुलिमिया डिसऑर्डर के अंदर हमने क्या देखा, बुलिमिया नर्वोसा जो है उसमें बुलिमिया नर्वोसा और दूसरा जो आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा, हमने बार बार इस बार टॉपिक के बारे में बात किया है। मैं आपको फिर एक बार साफ साफ क्लियर कर देता हूँ कि बुलिमिया नर्वोसा एक्चुअल में क्या होता है कि उन लोगों के ऊपर अप्लाई होता है जो खाने के बगैर नहीं रह सकते या खाना जरूरी है उनके लिए। ठीक है। वो खाने को देख करके उनका मन करता है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो खाने पे टूट पड़ते हैं, खाने लग जाते हैं, और फिर जब खाते हैं तो एक्सेसिव अमाउंट में खाया जाता है उनको। लेकिन वो फिर खाने के बाद में उनको दिमाग में रहता है कि यार मेरा वजन ना बढ़ जाए, इसलिए वो वॉमिट कर देते हैं। तो बुलिमिया नर्वोसा के अंदर ये डिसऑर्डर है कि वो ज़्यादा खाने के बाद में, एक्सेसिव अमाउंट खाने के बाद उसको वॉमिट कर देते हैं। और एनोरेक्सिया नर्वोसा जो डिसऑर्डर है उसके अंदर क्या होता है कि वो हर वक्त अपने खाने के बारे में, डाइटिंग के बारे में और बॉडी वेट के बारे में सोचते रहते हैं। ये डिसऑर्डर है, इनके दिमाग में हर वक्त यही थॉट चलते रहते हैं। तो दूसरा जो है, दूसरे का आंसर वो क्या आएगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। आई होप कि आप, मैं जो बोल रहा हूँ उसके साथ साथ में लिख रहे होंगे, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे अगर लिखना पड़ेगा तो पहले का जो है वो है बुलिमिया, BLUMIA, बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है। और दूसरा जो था ये था अपना एनोरेक्सिया, दूसरे का, फर्स्ट का बुलिमिया, दूसरे का एनोरेक्सिया डिसऑर्डर। ठीक है। ये था हमारे दो। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ओलंपिक्स देयर वाज नो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। बेटा मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था, जब चैप्टर का हमने लाइव क्लास जो हमने ली थी उसके अंदर आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि मॉडर्न ओलंपिक जब शुरू हुए थे, ओलंपिक पहले भी थे लेकिन मॉडर्न ओलंपिक जब शुरू हुए, जो आजकल जो ओलंपिक चल रहे हैं, जो हर 4 साल में ओलंपिक होते हैं, वो उस ओलंपिक के अंदर मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत में जब
हुई थी। अब आप पहले आप इसका आंसर दे लो तो आपको पता होगा, आप लिखो अगर आपको मालूम है, जब तक कॉपी में, जब तक मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप इसका आंसर अपनी नोटबुक में लिखें अगर आपको आता है तो, नहीं आता तो मैं बता ही रहा हूँ। तो 1896 के अंदर ओलंपिक की मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, और 1896 के अंदर ओलंपिक के अंदर किसी वुमेन ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, 1896 जो कि एथेंस में हुआ था, एथेंस के अंदर ये ओलंपिक हुआ था, वहाँ उस वक्त किसी महिला खिलाड़ी ने भाग नहीं लिया था। क्लियर, गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, फोर्थ क्वेश्चन है ना, नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु सिक्योर्ड ए ब्रॉन्ज मेडल इन ओलंपिक गेम्स। वो पहली महिला खिलाड़ी कौन सी थी जिसने ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक्स में जीता था? और ठीक है, और कब जीता था वो तो फिर बताएंगे अब, लेकिन पहले आप इसका आंसर लिख लें अगर आपको दिमाग में आ गया हो। हमने डिस्कस किया था लाइव क्लास के अंदर कि वह पहली महिला खिलाड़ी कौन थी जिसने भारत के लिए ओलंपिक गेम्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लिख लिया होगा, आई होप आपने, क्योंकि हमने लाइव क्लास में इस बारे में बात की थी और इसको बताया था आपको। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर जो था वो था कर्णम मालेश्वरी। क्या नाम था? कर्णम मालेश्वरी जो थी, फोर्थ का अंदर बात कर रहे हैं हम। कर्णम मालेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग के अंदर सिडनी ओलंपिक में 2000 के अंदर, सिडनी ओलंपिक जो 2000 में हुआ था उसके अंदर वेट लिफ्टिंग उनका गेम था, स्पोर्ट्स था, इवेंट था उनका जो था, वो वेट लिफ्टिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीत करके भारत का नाम रोशन किया था सिडनी ओलंपिक 2000 के अंदर। क्लियर है फोर्थ का? इसके साथ साथ में आप आंसर पहले ही लिख लिया करें ताकि लगे कि आपको कितना इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ाया था वो आपको मालूम होगा। जितना आपको बताया था तो वो समझ में आया कि नहीं आया वो आप अपने आप को चेक कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। विनेश फोगाट, बबीता कुमारी एंड साक्षी मलिक आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? वे तीनों खिलाड़ी किस खेल से संबंध रखती हैं? जैसा कि देखो काफ़ी चीज़ें हमें किताबें सिखाती है, किताबों के साथ साथ में मूवीज़ वगैरह से भी हम देख के काफ़ी कुछ नॉलेज ऐसे हो जाता है आपको। तो आपने दंगल मूवी शायद देखी होगी या उसके बारे में सुना होगा। तो दंगल मूवी के अंदर आपने फोगाट का नाम सुना, बबीता फोगाट, गीता फोगाट, विनेश फोगाट, ये तीनों बहनें। और उसमें कौन सा इवेंट था उससे समझ में आया था। अगर एक खाली नाम आया था फोगाट का तभी समझ में आता है कि ये फोगाट जो थी ये कुश्ती गेम से रिलेटेड थी। तो इनका तीनों का किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड थी? रेसलिंग से। इन तीनों का गेम कौन सा था? रेसलिंग था। क्लियर? आई होप कि आपने अपना आंसर पहले दे लिया होगा। गुड, नेक्स्ट चलते हैं। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमने शायद 2 दिन पहले इस लाइव क्लास में इस टॉपिक पर बात करी थी। मिथाली राज इज रिलेटेड टू विच गेम? मिथाली राज किस गेम से संबंध रखती है? लिख लिया अपना आंसर अपनी कॉपी में। और मैं बताता हूँ, मिथाली राज जो है वो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है इस वक्त। वो अलग बात है कि हमारे देश में, जो कि हमने टॉपिक में पढ़ा था कि भारतीय खेलों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। वैसे अब तो काफ़ी कुछ सुधार है, लेकिन पार्टिसिपेशन इसलिए इसका लेस होता था क्योंकि मीडिया की जो इसको कवरेज नहीं मिलती थी। मीडिया कवरेज इसका कम है, लेस है। पिछली बार हमारा कबड्डी का वर्ल्ड कप हम जीत के आए थे, ओलंपिक जीत के आए, गेम वर्ल्ड कप जीत के आए कबड्डी का, लेकिन किसी टीवी में ये चीज़ चलाई नहीं गई, दिखाई नहीं गई। क्रिकेट के गेम जब हम जीत के आते हैं, वर्ल्ड कप जीत के आए या मतलब इवेंट्स जीत के आते हैं, तो कहीं 4th 5th नंबर पे पेज न्यूज़पेपर में इसको जगह मिलती है। और इंडिया मेल्स की जो क्रिकेट टीम है उनका जब गेम होता है तो उनका फ्रंट पेज पे, बल्कि ये कहें कि पूरा स्पोर्ट्स पेज भरा रहता है कि विराट कोहली ने ये किया, उसने ये किया, रोहित शर्मा ने ये लगाया, तो डिस्कस और बातें होती हैं। तो लेकिन वुमेन क्रिकेट टीम हो या वुमेन रेसलिंग टीम हो, कबड्डी टीम हो, इनका डिस्कस कम है। इसीलिए इस टॉपिक का, इस चैप्टर का ज़रूरत पड़ी हमारी फिजिकल एजुकेशन के अंदर कि क्या कारण है कि इनको बढ़ावा नहीं मिलता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये गिव वन वर्ड आंसर के 6 क्वेश्चन हमने लिए। इसमें मोस्टली स्पोर्ट्स के आपने इवेंट कवर किया। आई होप आपने अच्छा किया होगा। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं अपन। अगला पेज जो है वो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में देखें और इसका जवाब दें आप सही सही। अर्ली चाइल्डहुड स्टार्ट्स फ्रॉम, देखो चाइल्डहुड के बारे में हमने बात की थी कि जिसमें उसमें 3 स्टेजेस थी, ठीक है, और तीनों स्टेज के बारे में आपको बताया तो आपको पता भी है।
तो उसका जवाब आपने पहला में देना है आपने कि अर्ली चाइल्डहुड जो है वो 3 साल से शुरू होता है। कितने? 3 ईयर से शुरू होता है, 3rd ईयर एंड कंटिन्यू स्टिल। 3 साल से कितने साल तक का होता है वो? यस, जल्दी अपने साथ साथ में अपने आंसर में नोटबुक में लिखते रहें ताकि आप अपने नंबर चेक कर पाए ये कितने मार्क्स आए आपके। तो अर्ली चाइल्डहुड जो था वो 3 से 6 साल तक का था बेटा, है ना, और 7 से 11 दूसरा था, नेक्स्ट फिर, और तीसरा जो था वो 11 से और 11 to 13 थर्ड था अपना। उसके बाद में ये 3 स्टेजेस दिखाई थी अर्ली चाइल्डहुड के अंदर, और इसमें पहले का आंसर आया 6 ईयर तक। दूसरा है आपका, वो है बो लेग इज आल्सो कॉल्ड। हमने पोस्टल डिफॉर्मिटीज के बारे में पढ़ा, तो जिसके अंदर नोकनी वो डिसऑर्डर था जिसमें जब आप सीधे खड़े होते हैं तो हमारे घुटने आपस में, दोनों घुटने आपस में टच होते हैं, और जो टच होते हैं दोनों घुटने खड़े होते हैं तो उस फॉर्म डिफॉर्मिटी को कहें या पोस्टल डिफॉर्मिटीज को कहेंगे तो हम क्या कहेंगे उसको? नोकनी, KNOCK नी, नोकनी कहते हैं। और जो आपका बो लेग है, बो लेग के अंदर क्या होता है कि जब सीधा खड़े होते हैं तो दोनों घुटने के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, दोनों पाँव जो है वो बाहर की तरफ निकले होते हैं, तो उसको बो लेग कहते हैं। बो लेग का दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम है जेनुवेरम, GENU, जेनुवेरुम, VARUM। क्लियर? दूसरे का आंसर आइए अपने आपने लिख लिया होगा, इसलिए मैं थोड़ा टाइम देता हूं बीच में आपको ताकि उसका आंसर आपको आता हो तो आप लिख लें। तीसरा है कीफोसिस, लॉर्डोसिस एंड डैश आर द 3 टाइप ऑफ स्पाइनल डिफॉर्मिटीज। तीनों डिसऑर्डर्स के बारे में, सॉरी, तीनों डिफॉर्मिटीज के बारे में आपको बताया हुआ है, कीफोसिस, लॉर्डोसिस एंड तीसरा है, वेरी गुड, मालूम आप सबको, स्कोलियोसिस, SCOLIOSIS, स्कोलियोसिस, थर्ड का आंसर। फोर्थ देखें, देयर वॉज नो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। कोई ओलंपिक, इस ओलंपिक के अंदर, फर्स्ट ओलंपिक गेम के अंदर कोई वुमेन पार्टिसिपेशन नहीं था, विच वर हेल्ड इन डैश इन एथेंस। देखो नाम आ गया इसमें कि एथेंस में हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बिना ही बस बताया था। तो वो कब था? हमने बात करी थी पिछले क्वेश्चन के अंदर, जो 1 वर्ड में था वो था 1896 के अंदर। तो इसमें क्या आया? 1896, वर हेल्ड इन 1896। क्लियर है? अभी आपको ये हो ही गया, और ये आपका 6 आंसर आ ही गया। दूसरे का इसमें आपको मैंने बता दिया कि इसका नाम जेनुवेरम है, VARUM, ठीक है, और तीसरे का स्कोलियोसिस, फोर्थ का 1896 में हो गया। और फिफ्थ है फीमेल एथलीट्स ट्राई टू इज ए सिंड्रोम इन विच ऑस्टियोपोरोसिस, एमिनेरिया और डैश इंक्लूडेड। देखो फीमेल एथलीट के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर कौन कौन सी बीमारी हैं? ऑस्टियोपोरोसिस जो डिजीज़ है वो है हमारी हड्डियों के अंदर, जो इसका जो इस बीमारी को होने से या डिसेबिलिटी होने से जो हड्डियों के अंदर मिनरल्स की जो है कमी हो जाती है, जो प्रॉब्लम होती है कि हड्डियों विकास नहीं करती हैं, मजबूत नहीं होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। अमीनेरिया जो है, अमीनेरिया जो डिजीज़ है ये वुमेन्स डिजीज़ है, जैसे कि आपको मैंने टॉपिक में बताया था, इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि ठीक है। तो इसमें ये क्या है कि नॉर्मली हमारा मासिक धर्म से संबंधित रोग है, इसमें समय पे मासिक धर्म नहीं आने से या क्यों बंद हो जाने से इसके ऊपर रिलेटेड ये डिजीज़ है। और तीसरा डिजीज़ जो है फीमेल एथलीट्स का वो प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है वो क्या है, उसके बारे में हम बात कर ही रहे थे अभी जस्ट, जिसमें बुलिमिया और एनोरेक्सिया की बात की थी, वो थी ईटिंग डिसऑर्डर। यस, मैंने आपको टाइम दे दिया, शायद आपने लिख लिया होगा अपना आंसर। तीसरा है ईटिंग डिसऑर्डर। क्लियर बेटा? तो ये 5 क्वेश्चंस थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। हाँ, ये तीसरा है ट्रू फॉल्स। ऊपर ट्रू फॉल्स इसमें नहीं है, इसमें लिखाया हुआ है ट्रू फॉल्स दिया हुआ है इसके अंदर। ट्रू फॉल्स में देखें, सीमा अंटिल इज रिलेटेड टू एथलेटिक्स। सीमा अंटिल जो है वो एथलेटिक्स से रिलेटेड है। ट्रू है फॉल्स? अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था कि इसमें, और इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि सीमा एंटिल का पूरा नाम, पहले मैं बता देता हूँ, जब तक अगर आपको पता है तो अपनी नोटबुक में आंसर लिखें आप, जब तक मैं सीमा एंटिल के बारे में डिस्कस करता हूँ। सीमा एंटिल का पूरा नाम एक्चुअल में सीमा पूनिया एंटिल था,
इसका सीमा पूनिया है। और इनका जो इवेंट है, अब मैं उसमें आपने शायद ट्रू फॉल्स लिखा लिया होगा अगर आपको मालूम होगा तो, इनका जो इवेंट है ये डिस्कस थ्रो था। ठीक है, सीमा एंटिल का जो इवेंट जो स्पोर्ट्स है वो, इनका जो स्पोर्ट्स है वो क्या है, वो डिस्कस थ्रो है। और डिस्कस थ्रो के अंदर एथलेटिक्स में आता है, इसलिए इसका आंसर ट्रू है। मैं इसके बारे में अगर और ज़्यादा बताऊँ आपको तो मैं बता देता हूँ कि सीमा पूनिया एंटिल ने 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें मेडल जीता था। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। दूसरा भी अब दिया हुआ है, कृष्णा पूनिया इज रिलेटेड टू एथलेटिक्स। कृष्णा पूनिया जो है वो रिलेटेड है एथलेटिक्स से, क्या सही है या गलत है? लगाएं आप वहाँ पर अपना आंसर, आपको पता है, बताया हुआ इसमें कृष्णा पूनिया जो है वो एथलेटिक्स से रिलेटेड है या नहीं। इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि कृष्णा पूनिया का भी जो इवेंट है वो डिस्कस थ्रो ही है, और वैसे वो एथलेटिक्स की बहुत बड़ी प्लेयर रही हुई हैं। पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से नवाजी गई हैं। कृष्णा पूनिया भारत को कई दफ़ा तीन चार बार मेडल दिला के ला चुकी हैं, और इस वक्त वो राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में है या किस में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन सादुलपुर जो है विधानसभा से एमएलए हैं इस वक्त। कृष्णा पूनिया जो है वो सादुलपुर विधानसभा से एमएलए हैं इस वक्त जो है कांग्रेस की सरकार में। तीसरा जो दिया हुआ है वो है, इफ ए वुमेन एथलीट टेक्स लेस नंबर ऑफ कैलोरीज, अगर कोई वुमेन एथलीट जो है वो कम कैलोरीज लेती हैं लगातार लंबे समय तक, तो सी मे नॉट सफर फ्रॉम अमेनेरिया। ट्रू या फॉल्स? सिंपल सी बात है, कोई भी इंसान जब कम कैलोरीज लगातार लंबे समय तक लेगा तो उसमें तो डिजीज तो होंगी, रोग तो होगा। और अमेनेरिया मैंने बताया कि ये एक्चुअल में क्या, मेंस्ट्रुअल पीरियड जो भी है आपके, उनके से रिलेटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। अगर हम कैलोरीज पूरा नहीं लेंगे तो शरीर में बीमारियां तो होंगी। तो थर्ड में जो है फॉल्स आना ही स्वाभाविक है, तो फॉल्स आएगा। फोर्थ है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स डू नॉट अफेक्ट द मोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, तो इसमें तो वैसे ही भी इन्होंने, आप समझदार बच्चे और सब समझ गए होंगे कि दोनों फैक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं हमारे मोटर डेवलपमेंट के अंदर, बच्चों के मोटर डेवलपमेंट के अंदर जो है। बायोलॉजिकल फैक्टर तो बहुत इम्प्रेसिव असर डालता ही है, और एनवायरमेंटल फैक्टर भी जो है वो इफेक्ट डालता है मोटर डेवलपमेंट के अंदर। तो दोनों ही फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, इसलिए फोर्थ में भी जो दिया हुआ है वो फॉल्स आएगा, क्योंकि इसमें दिया डू नॉट इफेक्ट, तो इफेक्ट करता है। ठीक है, तो फोर्थ में भी फॉल्स, थर्ड में भी फॉल्स, पहले और दूसरे में ट्रू था। आपने लगा लिए होंगे, मैंने बताया नहीं शायद, मैं अभी भी बता देता हूँ। फर्स्ट में ट्रू था, सेकंड में ट्रू है, थर्ड में फॉल्स है, और फोर्थ में फॉल्स है। क्लियर है? अब फिफ्थ की देखते हैं अपन चल के। फाइन मोटर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल इन चाइल्ड्स बॉडी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि मोटर डेवलपमेंट दो प्रकार का होता है, एक फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है और दूसरा ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होता है। तो फाइन मोटर डेवलपमेंट जो है वो लिख लिया होगा अपना आंसर इसका, फिर मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइन मोटर डेवलपमेंट जो है वो स्मॉल मसल्स जो होती हैं बॉडी की, उनके से रिलेटेड होते हैं, और ग्रोस मोटर डेवलपमेंट जो है वो लार्ज मसल्स से रिलेटेड होता है, डेवलपमेंट की बात होती है। तो इसमें फाइन मोटर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल दिया है। एक्चुअल में यहाँ पर अगर स्मॉल मसल आता तो ये सही होता, क्योंकि लार्ज मसल दिया है इसलिए ये फॉल्स है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ में। ओबेसिटी हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन मोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सिंपल, सबको पता है, आपको पता है, आपको ज़्यादा पता है। ये ओबेसिटी जो है वो नेगेटिव इफेक्ट डालता है बच्चों के डेवलपमेंट के अंदर, मोटर डेवलपमेंट के अंदर। तो सिक्स्थ में भी ट्रू हैज नेगेटिव दिया ना, हाँ, नोट तो नहीं लगाया ना। तो ओबेसिटी हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन मोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो सिक्स्थ में भी ट्रू आएगा। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे ट्रू फॉल्स। और अब हम आगे चलते हैं, तो उसमें आपका थोड़ा सा वीडियो हल्का सा शायद आपको बड़ा लगे, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं, बस लास्ट टॉपिक है जिसमें दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बात करते हैं। विच वन ऑफ द फाइबर परसेंटेज, देखो आपने अपना आंसर साथ में लिखना है ईमानदारी से, और आपने खुद देना है कि आपने कितना सही किया। ठीक है, और फिर मुझे सारे बच्चे मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर मेरे इतने मार्क्स आए। पक्का बताएंगे कि मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप ये लिखेंगे कि मेरे इतने मार्क्स इसमें सही आए।
अगर अभी भी आपने नहीं किया है तो आप इस वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके अपनी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से दोबारा शुरू करें, और दोबारा से, अब तो मैंने आंसर भी बता दिया है, शायद कुछ कुछ याद भी हो गया होगा, दोबारा भी करेंगे, कवर करेंगे, तो अगर आप कर पाते तो इट विल बी बेस्ट फॉर मी एंड यू आल्सो। फर्स्ट दिया हुआ, विच वन ऑफ द फाइबर्स परसेंटेज डिपेंड अपॉन बायोलॉजिकल और हेरिडिटरी फैक्टर्स। इनमें से कौन सा फाइबर परसेंटेज डिपेंड करता है बायोलॉजिकल और हेरिडिटरी फैक्टर्स पे? देखो बेटा, फाइबर्स जो है दो प्रकार के है, फास्ट टिच फैक्टर और स्लो टिच फाइबर्स, ठीक है, फास्ट टिच फाइबर्स और स्लो टिच फाइबर्स, और दोनों ही चीज़ें अफेक्ट डालती है बायोलॉजिकल और हेरिडिटरी फैक्टर्स पे, जो है ये दोनों चीज़ें, जो दोनों फाइबर्स पे इफेक्ट डालती है। तो इसका आंसर आएंगी बोथ टाइप ऑफ फाइबर्स, सी, बोथ टाइप्स ऑफ फाइबर्स। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज। चार नाम दिए हैं और इन चार में से एक कौन सा है जो कि स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज का हिस्सा नहीं है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है और आप तो आराम से, छोटे बच्चे भी कर लेगा इसको, तो क्योंकि तीन होते हैं स्पाइनल डिफॉर्मिटीज, और वो हैं किफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस। तीनों जो है वो स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज है, और तीनों का हटाते तो इसमें बचा है बोलेक्स। तो बोलेक्स इज द राइट आंसर, इसमें टिक लगाएंगे आप, ठीक है, कि बोलेक्स जो है इसमें से स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी नहीं है। तीसरा देखते हैं, इन विच ओलंपिक्स डिड वुमेन पार्टिसिपेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसके बारे में आपको बताना जरूर चाहूँगा, वैसे मैंने आपको लाइव क्लास के अंदर भी एक्सप्लेन किया था कि 1896 में जो गेम ओलंपिक के हुए थे उन पे किसी वुमेन ने, किसी महिला खिलाड़ी ने भाग नहीं लिया था। उसके बाद जो दूसरा गेम हुआ था उसमें 1900 के अंदर हुआ था, 4 साल बाद में 1900 के अंदर हुआ था। उसके अंदर हमारे दो स्पोर्ट्स टीम, हमारे नहीं, वर्ल्ड की बात चल रही है, हमारे तो फिर बाद में आकर के हुआ था इंडिया का, तो वर्ल्ड की ओलंपिक गेम्स थे, तो उनमें जो है 1900 के अंदर दो महिलाओं ने पार्टिसिपेशन, या दो इवेंट में पार्टिसिपेशन महिलाओं ने किए थे 1900 में। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा? 1900। 1904 में जो अगला ओलंपिक हुआ था उसमें 6 महिलाओं ने पार्टिसिपेंट किए थे, ठीक है, ये आपको नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। वैसे साथ में इसका आंसर था, वो था 1900 में पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। क्लियर? तो थर्ड का बी आंसर है। फोर्थ का देखें, इन विच ओलंपिक गेम्स साइना नेहवाल एंड एमसी मैरी कॉम सिक्योर्ड 1 ब्रॉन्ज मेडल ईच। किस ओलंपिक गेम के अंदर साइना नेहवाल, पता ही है आपको किसकी है, वो बैडमिंटन की है, एमसी मैरी कॉम किसकी है, वो बॉक्सिंग की हैं, ठीक है ना, और दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो किस ईयर के ओलंपिक में जीता था वो आपको बताना है, ठीक है। तो इन विच ओलंपिक गेम्स साइना नेहवाल एंड एमसी मैरी कॉम सिक्योर्ड 1 ब्रॉन्ज मेडल। 2008 का ओलंपिक जो था वो तो उसमें तो नहीं जीता, 2008 के अंदर तो 2000 में सिडनी में हुआ था, उसमें नहीं जीता था, 2008 में नहीं जीता था। 2012 ओलंपिक्स, 2012 का ओलंपिक्स का इसका राइट आंसर है कि 2012 के ओलंपिक में साइना नेहवाल और एमसी मैरी कॉम ने पहली बार जब जो था वो भारत के लिए एक साथ जो है ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई थी। तो व्हाट इज विच इज द राइट आंसर? 2012 ओलंपिक्स। क्लियर है? 2012 इज राइट आंसर। फिफ्थ देखें, इन विच ओलंपिक्स पीटी उषा सिक्योर्ड 4th प्लेस इन 400 मीटर हर्डल रेस। बेटा यहीं से उनका नाम रोशन हुआ था। ओलंपिक में उन्होंने मेडल तो नहीं जीता था लेकिन उनका 4th रैंक आया था, और 4th रैंक आने से इंडिया में उस वक्त, क्योंकि महिलाओं का खेलों में ज़्यादा भाग नहीं होता था, इसलिए इन पीटी उषा फिर यहाँ से 9 मतलब जो जिस ओलंपिक का नाम मैं बताऊंगा अभी आपको मालूम है, आप नाम लिख के रखें जब तक आंसर उसका। तो यहीं से उनका नाम अच्छा फेमस हुआ, भारत को एक शान बढ़ी, भारत की इज्जत बढ़ाई, उन्होंने देश का नाम किया कि 4th नंबर पे भारत की लड़की जो है ओलंपिक में 4th स्थान लेके आई है। तो उसमें काफ़ी नाम हुआ, फेमस हुआ, और तभी से फिर जो है उसी वक्त से, उसी के अगले साल से ही पीटी उषा का नाम किताबों में, अपने स्कूल की टेक्स्ट बुकों में, इनमें उनका चैप्टर आने लग गया था। तो ये जो गेम था ये 1984 के ओलंपिक की बात थी बेटा। कब की है? 1984 ओलंपिक्स के अंदर पीटी उषा ने 4th स्थान हासिल किया था हर्डल रेस में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस अमंग वुमेन एथलीट्स। कौन सा इनमें से फैक्टर है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वुमेन एथलीट्स के अंदर बढ़ावा देता है या
जिसके कारण होता है। तो देखो हड्डियों का रोग है, इनसफिशिएंट कैल्शियम लोगे तो जरूरी है कि कैल्शियम तो जरूरी है हड्डियों के लिए, और कैल्शियम नहीं लोगे तो हड्डियाँ कमजोर तो होंगी। ठीक है, एमिनोरिया जो है ये भाई प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है, क्योंकि ये एक साइकिल है, ये हमारी एक साइकिल है बॉडी के, जो वुमेन्स बॉडी के अंदर जो है एमिनोरिया जो है ये एक साइकिल है। तो इसमें एक इसका सिस्टम अगर नहीं होगा समय पे, या पीरियड्स बंद हो जाएंगे या नहीं होंगे समय पे, तो वो इफेक्ट डालेंगे। और ईटिंग डिसऑर्डर अगर आप किसी भी इंसान में ज़्यादा रहेगा तो वो भी शरीर पर नुकसान डालता ही है। तो 6th का आंसर जो है इसका आप लिखोगे कि तीनों ही कारण हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस को बढ़ावा देते हैं, लीड करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। 7th, which one of the following factors may induce of enhance the chance of amenorrhea? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि एमिनेरिया जो रोग है उसको बढ़ावा देते हैं, बताएं। हार्मोनल चेंजेस, देखो हार्मोनल चेंजेस होते हैं तब ये चीज़ें तो होना स्वाभाविक है ही है, फैक्टर है ये कि हार्मोनल चेंजेस के कारण जो है वो हमारे एमिनेरिया पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, कई दूसरा फैक्टर जो था इसका वो था इनटेक ऑफ लेस कैलोरीज, तो ये भी एक कारण है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल के अंदर जो है ना आप प्रॉपर जो है कैलोरीज नहीं लेने से भी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, या इंटेंसिव एक्सरसाइजेस, और ये भी एक कारण है। ठीक है, तो 7th के अंदर भी जो है हाँ साफ सी बात है कि तीनों कारण है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। ठीक है, और उसके बारे में हमने बात करी थी जब लास्ट क्लासेस के अंदर, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। 8 नंबर है, वो वाज द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्समैन हु वन ब्रॉन्ज मेडल इन द ओलंपिक। ये तो हमने के पहले क्वेश्चन में ही कर लिया था। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। पीटी उषा ने कोई मेडल जीता नहीं था, साइना नेहवाल ने 2012 के अंदर जीता था, और फिर तीसरा बच गया इसके अंदर हमें एमसी मैरी कॉम जो है वो भी 2012 में जीता था, और पहली बार जो है वो ओलंपिक के अंदर भारत के लिए 2000 के अंदर सिडनी ओलंपिक के अंदर कर्णम मालेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो 8th का आंसर आया बी, कर्णम मालेश्वरी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, पता ही है क्योंकि तीनों में एक क्वेश्चन आया था, आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मे इनहेंस द चांसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस अमंग फीमेल एथलेट्स। ठीक है, एथलेटिक्स, तो इनमें से कौन सा जो है वो ओमेनोसिस को ऑस्टियोपोरोसिस को बढ़ावा देता है। इनसफिशिएंट कैल्शियम इन द डाइट, एमिनोसिस, ईटिंग डिसऑर्डर, ऑल द अबव। ये पता ही, ये सब कर लिया हमने, ये हो गया। 10वां है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्समैन इज रिलेटेड टू एथलेटिक्स। ठीक है, तो 9th का ऑल ऑफ द अबव था। 10th में देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्समैन इज रिलेटेड टू एथलेटिक्स। एथलेटिक्स से रिलेटेड इनमें से कौन सा वुमेन स्पोर्ट्समैन है। ठीक है, विनेश फोगाट, मैंने आपको बता दिया फोगाट, विनेश फोगाट जो थी वो रेसलिंग की थी। साक्षी मलिक रेसलिंग की थी। अंजू बी जॉर्ज इज द राइट आंसर, बचाई वो एक ही, इसलिए राइट आंसर अपना आप ही हो गया, तो समझदार हो आप लोग। ठीक है, बाकी नन ऑफ दिस, तो अंजू बी जॉर्ज थी वो एथलेटिक्स थी। तो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, ये थे मेरे एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, हमने ट्रू फॉल्स किया, सारे क्वेश्चंस को देखे, और साथ साथ में टॉपिक पे जो आए उसमें हमने डिस्कस भी किया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो कमेंट में अपने नंबर ज़रूर लिखें, और समझ में आया हो तो कमेंट भी ज़रूर करें, अच्छा लगेगा मुझे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।